नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दयाराम जी अपनी पत्नी गंगा देवी से हमेशा कहते, देखो गंगा, भले ही हमारे माँ बाप ने हमारे साथ भेदभाव किया हो, उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को ही ज़्यादा महत्व दिया और अपनी बहू मतलब तुमको हमेशा कमतर ही आंका। और जानती हो ना, उसका परिणाम क्या हुआ? उनके अंतिम समय में आखिरकार तुम ही उनके मुश्किल समय में काम आई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तुम्हारी गोद में ही ली। इसलिए तुमको बताए दे रहा हूँ, अपनी बहू और बेटी के साथ कभी भेदभाव नहीं करना, वरना न जाने उसका क्या परिणाम हमें मिलेगा। न तुम जानती हो न मैं जानता हूँ। इसलिए सभी के साथ व्यवहार जैसा व्यवहार किया करो। दयाराम जी की बातें सुनकर गंगा जी अंदर तक सिहर कर रह गई। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वह वैसा ही करेंगी जैसा उनके पति दयाराम जी कहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंसान के जन्म की तारीख तो पता होती है, लेकिन मौत किसे और कब आनी है कोई नहीं जानता। और कभी कभी इंसान किसी एक व्यक्ति के चले जाने से कितना अधूरा हो जाता है और उसकी जिंदगी ही उलट पलट कर रह जाती है। गंगा देवी अपने घर के आंगन में बैठी अपने शादी से लेकर सास ससुर के दोहरे मापदंड वाले व्यवहार और पति के साथ बिताए वे अमूल्य समय और पति के मृत्यु के बाद बेटी दामाद द्वारा खाए गए धोखे और बेटे बहू द्वारा अपनापन भरा व्यवहार, इन सब बातों को सोचकर उनकी आंखों से बरबस ही आंसू झरने की तरह झरने लगे। दरअसल दोस्तों, दयाराम जी और गंगा देवी ने अपनी बेटी स्नेहा की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। वे शुरू से ही बेटा और बेटी को बराबर मानते थे और उन्हें बराबर हक देने के पक्ष में थे। दयाराम जी ने अपनी बचत से काफी बड़ा प्लॉट खरीदा था, जो उन्होंने अपनी बेटी स्नेहा के नाम कर दिया था। और बेटा अभय और बहू रीतु उनके साथ ही उसी घर में रहते थे। लेकिन वह घर काफी छोटा था, बस जैसे तैसे उसमें गुजारा हो रहा था। दयाराम जी ने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी तो वे इस घर को बेच देंगे और उसमें कुछ और पैसे मिलाकर बेटे के लिए भी एक बड़ा घर ले लेंगे। कुछ समय बाद जब दयाराम जी रिटायर हुए तो उन्होंने अपने बेटे अभय से कहा कि वे अच्छा सा घर देखें। वह अपनी सेविंग लगाकर और इस घर को बेचकर बाद में घर खरीद लेंगे। अभय घर देख रहा था। उन लोगों को एक घर पसंद भी आ चुका था, जो काफी बड़ा भी था, जिसमें सब लोग एक साथ अच्छे से रह सकते थे। इसलिए दयाराम जी ने उस घर को फाइनल कर दिया और बयाना देकर घर का एग्रीमेंट भी करवा लिया था और अब अपने छोटे से घर के बिकने का इंतजार कर रहे थे, ताकि सारी कीमत देकर उस घर को अपने नाम करवा सकें। लेकिन उसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक दयाराम जी को हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। सब कुछ तितर बितर हो गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। खैर, 1-2 महीने में किसी तरह से परिवार संभल गया। अभय के सर पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। उधर स्नेहा का पति रूपेश बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। साथ ही साथ अब स्नेहा भी उसके साथ रहकर वैसे ही सातिर हो चुकी थी। वह लगातार गंगा देवी के दिमाग में जहर भर रही थी। वह उन्हें समझाने लगी कि माँ, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। जो कुछ भी जमा पूंजी आपकी बैंक में है, उसे अगर आप एक बड़ा घर खरीदने में लगा देंगी तो आपके हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अगर ऐसे हुआ तो आपके बेटे बहू आपको कभी भी नहीं पूछेंगे। आपने तो देखा ही होगा कि अकेली बूढ़ी औरत का बुढ़ापे में क्या हाल होता है। जब पापा थे तब तक बेटे बहू आपकी इज्जत किया करते थे, पर अब वे आपकी इज्जत नहीं करने वाले। इसलिए भूल कर भी बैंक में रखे पैसे निकालकर घर खरीदने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। अगर भाई को बड़ा घर चाहिए तो वह अपने पैसों से खरीद लेगा, आप क्यों उन्हें अपने पैसे देंगी? तो लगातार गंगा देवी के मन में जहर भरने से अब उनका भी दिमाग धीरे धीरे घूमने लगा। अब उन्हें बेटी दामाद की कही गई हर बात सही लगती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू से एक दूरी बनानी शुरू कर दी और बेटी दामाद के करीब आने लगी। और आए भी क्यों ना, आखिर रोज चाशनी में घोलकर जहर जो भरा जा रहा था
और अपने पति की कही गई बात भूल गई कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करना, बेटे बहू ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। एक दिन अभय ने कहा, माँ, इस घर की डील फाइनल हो रही है, कुछ महीनों में ही हम इस घर को बेच देंगे। आप फ्लैट की थोड़ी और रकम डीलर को दे दीजिएगा, बाकी जब यह घर बिकेगा तो सीधा उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। यह सुनकर गंगा देवी ने सीधा मना कर दिया और बोली, अब तेरे पिताजी नहीं रहे तो मेरे पास क्या जमा पूंजी है? मैं बैंक में रखे पैसे कहीं नहीं लगाने वाली हूँ। तेरे पिताजी होते तो दूसरी बात थी, लेकिन अब मैं अपने खाली हाथ नहीं करूँगी। लेकिन माँ, ये तो पिताजी का ही फैसला था ना। पिताजी होते तब भी ये रकम निकलती, तब भी तो हाथ खाली ही होते ना। और रही आपकी बात, तो पिताजी की पेंशन तो आ ही रही है ना, आपके खाली हाथ कहाँ हैं? और फिर मैं हूँ, मैं क्या आपका ख्याल नहीं रखूँगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ? तभी गंगा देवी ने गुस्से में कहा, मुझे सब पता है कि कोई बेटा बहू अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, बस स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। यह सुनकर अभय हैरान हो गया कि माँ को अचानक क्या हो गया। उसने कहा, माँ, पिताजी ने एडवांस में काफ़ी पैसे दे रखे हैं, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमारे दिए गए पहले के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस घर का एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन गंगा देवी के दिमाग में तो बेटी दामाद ने जहर भरा हुआ था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे जाते हैं तो जाने दो, मैं बाकी के पैसे नहीं देने वाली, और न यह घर बेचने की कोई ज़रूरत है। आज तक सब इसी तरह से रह रहे थे ना, आगे भी रह लेंगे। और अगर तुझे ये घर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो अपनी कमाई से बड़ा घर खरीद ले। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अभय अभी लोन के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी और इतनी उसकी सेविंग भी नहीं थी कि अपनी सेविंग से वह बड़ा घर ले सकता। इसलिए उसने माँ से कोई बहस नहीं की और सोचा कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में काफ़ी वक्त है, वह धीरे धीरे माँ को समझा लेगा। लेकिन उसकी पत्नी रीतू को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, यह सब कुछ दीदी स्नेहा और जीजा जी रुपेश का किया धरा है। वे लोग रोज मम्मी जी के कान भरते हैं, पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। उनकी शादी में तो पिताजी ने इतना बड़ा प्लॉट ही दे दिया है, जिसकी कीमत इस घर से भी बहुत ज़्यादा थी, और अब जब हमारी बारी आई तो मम्मी जी को भड़का दिया। क्या हमारा पिताजी के पैसों पर कोई हक नहीं? लेकिन अभय को पता था कि यह सारी बातें माँ से करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके लिए बेटे बहू कभी अपने नहीं होंगे। बहू चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सास के लिए बेटी ही मायने रखती है, यह बात तो दुनिया भी जानती है। इसलिए अभय ने अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया। वह फालतू का बवाल नहीं करना चाहता था। अब स्नेहा और उसके पति रूपेश ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया। स्नेहा ने फिर से माँ के पास फोन किया और बोली, माँ, अभी तो आपके हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ पैर ठीक से काम करने बंद कर देंगे तो आपके बेटे बहू आपकी बहुत दुर्गति कर देंगे। सब कुछ होते हुए भी आप असहाय हो जाएंगी। मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो खुद ही एक छोटे से घर में रहती हूं, वरना मैं आपको अपने साथ लेकर चलती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कुछ सालों बाद आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है। अब रोज रोज फोन करके स्नेहा यही रोना रोती कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो पिताजी ने जो प्लॉट मुझे दिया था मैं उसमें ही एक अच्छा सा घर बना लेती, फिर आपको भी अपने साथ रख लेती। पर घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे माँ, हमारा उतना बजट नहीं है। बेटी की बात सुन सुनकर गंगा देवी के सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें बस यही लग रहा था कि अब उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उनके बेटे बहू उनकी बहुत ही दुर्गति करने वाले हैं। इसलिए एक दिन गंगा देवी ने अपनी बेटी स्नेहा से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो घर का एग्रीमेंट किया था उसमें अभी भी वक्त है और वह एग्रीमेंट अभी टूटा नहीं है। तो बैंक में जो पैसे हैं वो पैसे मैं उस घर के लिए दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे और लगाने पड़ेंगे उस घर की रजिस्ट्री करने के लिए। अगर किसी तरह से उस घर को हमने ले लिया तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ रह लूँगी। कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा, वरना तो मेरी दुर्गति निश्चित ही है। यह सुनकर बेटी दामाद तो दोनों खुश हो गए। वे लोग तो यही चाहते थे। उन्होंने गंगा देवी को
अपने बेटे बहू से कुछ भी बताने से मना कर दिया और बाकी का पैसा गंगा देवी के दामाद रुपेश ने अपनी तरफ से लगाने को बोल दिया, जिसे सुनकर गंगा देवी भी गदगद हो उठी कि कहाँ बेटा उनके लिए घर नहीं ले सका और कहाँ दामाद उनके लिए बड़ा घर लेने को तैयार हो गया। खैर, गंगा देवी ने बैंक में रखे सारे पैसे अपने दामाद रुपेश को दे दिए और बाकी के पैसे रुपेश ने लोन ले लिया और फिर वह घर जो गंगा देवी के बेटे बहू के लिए खरीदा जाने वाला था, बेटी दामाद ने धोखे से खरीद कर अपने नाम कर लिया, क्योंकि रुपेश ने लोन लिया था अपने नाम पर, इसलिए फ्लैट की रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर ही कर दी गई। और उसके लिए तो गंगा देवी जी आश्वस्त थी ही कि भले ही उनका बेटा उनका ख्याल रखे या न रखे, लेकिन उनके बेटी दामाद उनका ख्याल जरूर रखेंगे। उधर अभय और रीतू को पता भी नहीं था कि गंगा देवी ने बैंक में जमा पैसे सारे अपने बेटी और दामाद को दे दिए हैं। कुछ दिन बाद ही गंगा देवी ने अपने बेटे बहू से कहा कि वह अपनी बेटी दामाद के साथ उनके घर में ही रहने के लिए जा रही है। यह सुनकर अभय और रीतू दोनों हैरान थे कि आखिर माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। रीतू को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास के मन में उसके लिए कितनी नफरत है, इसलिए वह भी अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन अभय बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर, गंगा देवी अब अपने बेटी दामाद के साथ रहने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अब वह बहुत चैन से रहेंगी, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह सच्चाई समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है। वह बेटी के घर आकर नहीं रह सकती। रुपेश ने घर अपने नाम पर खरीदा था, इसलिए उसके माँ बाप बहुत हक से उस घर में रह रहे थे, लेकिन गंगा देवी ने लगभग सारी रकम लगाई थी, फिर भी उस घर में उनका कोई हक नहीं था। मेहमानों की तरह व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ। कभी कभी तो स्नेहा की सास माधुरी जी उन्हें ताने भी मार देती कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, बेटी के घर रहना समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। लेकिन गंगा देवी कुछ नहीं बोल पाती थी। माधुरी जी यह भी कहने से नहीं चूकती थी कि हर कोई मेरी तरह भाग्यशाली थोड़ी ना होता है कि मेरे जैसे बेटे बहू मिल जाए उन्हें। मैं तो भाई आराम से अपने घर में रहती हूँ। अरे, कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें दामाद का सहारा लेना पड़ता है। यह सब सुनकर गंगा देवी को दुख तो बहुत होता, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तो उनको तब होता जब यह सब कुछ सुनकर भी स्नेहा और रुपेश कभी माधुरी जी को कुछ नहीं टोकते, जिसे देखकर गंगा देवी हैरान थी। उन्हें लगता था कि वह इनके घर में कैसे रहती है। यह घर तो उनका है, उनके पैसों से खरीदा गया है। दामाद जी ने थोड़े बहुत पैसे लगाए हैं और अगर वह चाहे तो अभी अपने जेवर बेचकर उन पैसों को भी चुका सकती है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्सर उनके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा था, पर जब एक दिन बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने स्नेहा की सास माधुरी जी को खूब खरी खोटी सुना दी कि यह घर उनके पैसों से खरीदा गया है और जो लोन दामाद जी ने लिया है वह चाहे तो उस लोन को अभी एक दिन में चुका सकती है। गुस्से में आकर गंगा देवी ने उनकी खूब बेइज्जती की और यह सब उनका दामाद रुपेश अपने कानों से सुन रहा था। उससे अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गंगा देवी को भला बुरा कह दिया कि हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ से ऐसी बातें करने की। मेरे ही घर में रहती हैं और मेरा ही खाती हैं और मेरी ही माँ को चार बातें सुना रही हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है और मेरे घर में मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर रह सकती हैं तो रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं, आप जा सकती हैं। इतना कहकर रुपेश गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। गंगा देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी फिक्र करने वाला दामाद उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी स्नेहा भी वहां आ गई और बोली, क्या मम्मी, करवा दी ना मेरी बेइज्जती? चुपचाप दो रोटी खाकर नहीं रह सकती क्या? यहाँ पर फालतू में दिन भर जुबान चलाती रहती हो। तुम्हें तो पता है ना रुपेश अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अब तुम्हारी वजह से मेरे और रुपेश के बीच में लड़ाई हो जाएगी और मेरे घर में कलह होगी। क्या माँ अपने बेटे बहू से तो बनाकर रख नहीं पाई और अब बेटी दामाद के घर में भी आग लगा रही हो? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और अपने बेटे बहू के पास जाकर रहिए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। बेटी के मुंह से यह सब सुनकर गंगा देवी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रही है तू? ये मेरा घर है,
मेरे पैसों से खरीदा गया है और इसी भरोसे पर खरीदा गया है कि मैं यहाँ रहूंगी, और अब तू मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। तो स्नेहा ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, माँ, यह आपका नहीं, रुपेश का घर है और उनके नाम पर है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, आप यहाँ से जा सकती हैं। गंगा देवी को समझ में आ चुका था कि किस तरह से बेटी और दामाद ने मिलकर उन्हें किस तरह से धोखा दिया है, और साथ ही साथ बेटे बहू से रिश्ते भी खराब करवा दिए हैं। उन्होंने स्नेहा से कहा, बहुत गलत किया है बेटी तूने मेरे साथ। तुमने अपने भाई के हक के पैसे भी मुझसे हड़प लिए, बहुत गलत किया तूने। माँ हूँ, बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत कर दिया। अब किस मुंह से उन्हें मैं सारा सच बताऊंगी? उन्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मैंने बैंक में रखे सारे पैसे निकालकर तुम्हें दे दिए हैं, और उनके लिए खरीदा जाने वाला घर तेरे पति के नाम पर खरीद लिया गया है। याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। इतना कहकर गंगा देवी वहां से निकल गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतनी बड़ी गलती तो वह कर चुकी थी। अब किस मुंह से वह अपने बेटे बहू के पास जाएंगी, क्या बताएंगी उन्हें? लेकिन सच तो उन्हें बताना ही था, इसलिए हिम्मत करके वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, आंखों में आंसू लिए। अपने घर की डोरबेल बजाई तो बेटे अभय ने दरवाजा खोला और बेहाल अवस्था में आंखों में आंसू लिए गंगा देवी को देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आया और पानी पिलाया। तो थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके गंगा देवी ने अपनी गलती मानते हुए बेटे और बहू को सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। अभय ने बस इतना ही कहा, क्यों माँ, क्यों? माँ बाप को एक बेटी दामाद के ऊपर तो भरोसा हो जाता है, पर एक बेटे बहू पर नहीं होता। जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, और जिस तरह से बहू दूसरे घर से आती है ठीक उसी तरह दामाद भी तो दूसरे घर से आता है। फिर ऐसा क्यों होता है माँ? अगर बेटी पर भरोसा है तो बेटे पर क्यों नहीं, और अगर दामाद पर भरोसा है तो बहू पर क्यों नहीं? गंगा देवी के पास अभय की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह आंखों में आंसू लिए बस दोनों बेटे बहू से गिड़गिड़ाकर अपनी भूल की माफी मांग रही थी। अभय और रितु भी क्या करते? माँ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दी थी। उनका पूरा हक था अपनी संपत्ति पर, तो वह पूरे हक से अपने घर में रह सकती थी। कुछ भी हो, अभय और रितु ने भी कभी गंगा देवी को अनदेखा नहीं किया था। वह तो बेटी दामाद के द्वारा घोला गया जहर था, जो गंगा देवी के दिमाग में भी भरा हुआ था। लेकिन आज खुद बेटी दामाद ने अपनी सच्चाई दिखाकर उनके दिमाग से उस जहर को निकाल दिया था। गंगा देवी अपने घर वापस लौट तो आई थी, पर उनका दिल बेचैन था। आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था। अब गंगा देवी दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे अपने स्वार्थी बेटी दामाद को सबक सिखाएं। इधर बेटे और बहू उसे ही अपनी किस्मत मानकर चुप थे। क्या करते? उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत गया। गंगा देवी के बेटी दामाद से इस बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन स्नेहा का फोन आया और बड़े प्यार से बोली, कैसी हो माँ आप? गंगा देवी ने कहा, कैसी रहूंगी? जिसके बेटी दामाद ने उनकी बेइज्जती करके उसके ही घर से निकाल दिया हो, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया हो, वह कैसी रह सकती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन रुपेश बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया था, उनका दिमाग खराब था, इसलिए उन्होंने आपसे इतना कुछ बोल दिया था। वो तो आज तक इस बात के लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो तो शर्म के मारे आपसे माफी भी नहीं मांग सकते। बहुत अफसोस है रुपेश को, और मुझे भी। मैं भी पता नहीं किस होश में थी कि मैंने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया। माँ, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने मेरी सासू माँ को भी समझा दिया है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, तो वह भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। प्लीज़ आप वापस आ जाइए, अब कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। गंगा देवी को बेटी की जाल साजिश अच्छे से समझ में आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, बेटी तुमने इतना बोल दिया वही बहुत है। माँ हूँ, कितने दिन तक तुम लोगों से नाराज रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे यह बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है और बेटी के घर कभी भी माँ बाप नहीं रह सकते। यह कहकर गंगा देवी ने फोन रख दिया। तो स्नेहा ने सोचा, चलो बातचीत की एक शुरुआत तो हुई, माँ को धीरे धीरे मैं समझा ही लूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन
फिर माँ मेरे पास आ ही जाएंगी और मेरे हिसाब से ही चलेंगी। अब अक्सर स्नेहा और गंगा देवी की बातें फोन पर होने लगी। स्नेहा घर नहीं जाती थी। उसे पता था कि भैया भाभी उसे अच्छे से खरी खोटी सुना देंगे। वह फोन पर ही अपनी माँ को समझा देती और धीरे धीरे फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। एक दिन दोनों के बीच फोन पर बात हो ही रही थी तो स्नेहा ने कहा, माँ तो फिर अब आप कब आ रही हैं हमारे पास? नहीं बेटा, मैं तेरे घर तो नहीं आ सकती। वो घर अब तेरा ही है, आखिर तेरे पति के नाम पर जो है। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर है कि मैंने अपने बेटे के हक के पैसे भी तुझे दे दिए, लेकिन चल कोई बात नहीं। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे के नसीब में उससे कहीं ज्यादा लिखा था, जो अब उसे मिल चुका है। अगर रिश्ते सामान्य रहते और तूने और रुपेश ने कोई बेईमानी नहीं की होती तो अभी शायद तुझे भी कुछ फायदा हो जाता, लेकिन तूने तो अपने फायदे के लिए पहले ही बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। तो जिसके नसीब में जो था वो उसे मिल गया। बातों को घुमा फिराकर गंगा देवी ने ऐसा कहा कि स्नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, माँ साफ साफ बताओ ना, आप कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती बेटी, बस तू खुश है ना? प्लॉट भी तेरे पिताजी ने तेरे नाम पर कर दिया था और अभय के लिए खरीदा जाने वाला घर भी अब तुझे मिल चुका है। अभय और रितु तो इस छोटे से घर में ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही अब वे भी अपने बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि कोई किसी की किस्मत तो नहीं छीन सकता ना। यह कहकर गंगा देवी ने फोन रख दिया। तब स्नेहा के मन में खलबली मच गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो माँ ऐसी बातें कर रही हैं। वैसे भी माँ के पास बचा ही क्या है, सारा कुछ तो मैंने ले लिया है। बस थोड़े से जेवर हैं जिनसे कोई बड़ा घर नहीं खरीदा जा सकता, और महीने की पेंशन आती है। भाई के बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, उनकी भी कोई खास सेविंग नहीं है। तो फिर कैसे वो अभी इतना बड़ा घर खरीद लेंगे? लोन वो लेना नहीं चाहते। जरूर कुछ ना कुछ बात है। कहीं भाई और भाभी गांव गए थे, वहां की कोई प्रॉपर्टी तो उन्होंने नहीं बेच दी, पर वहां गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर है ही क्या। एक छोटा सा घर था, वो भी गिर गया। और वैसे भी गांव के छोटे से घर की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? स्नेहा ने अपने पति रुपेश को इस बारे में बताया तो वह बोला, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कहीं तुम्हारे पिताजी ने कोई ऐसी सेविंग या प्रॉपर्टी तो नहीं बनाई जिसके बारे में अब पता चला हो? देखो स्नेहा, अगर ऐसा है ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी करके तुम्हें अपनी माँ को मनाना ही पड़ेगा। हाँ रुपेश, कोई तो बात है, कोशिश तो कर रही हूँ, पर माँ साफ साफ कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन खुश बहुत है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। रुपेश ने कहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सासू माँ को अपने झांसे में लेने के लिए। कुछ सोचकर स्नेहा और रुपेश रविवार को उस मंदिर में पहुंच गए जहां गंगा देवी हर रविवार को जाया करती थी। वहां पर स्नेहा और रुपेश को देखकर गंगा देवी हैरान रह गई। चालाक दामाद ने गंगा देवी को रोक लिया और उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा, माँ जी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में नहीं था। पता नहीं मेरे मुंह से गलत बातें कैसे निकल गई। मैं तो आपसे नज़र भी नहीं मिला सकता। आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चलकर रहिए। गंगा देवी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी अब ये बात समझ में आ चुकी है कि अपना घर अपना ही होता है, इसलिए अब मैं आपके घर पर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस था कि मैंने अपने बेटे के हक की संपत्ति भी अपनी बेटी के नाम कर दी, लेकिन भगवान ने मेरी उस गलती को भी सुधार दिया और मेरे बेटे को उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति मिल गई। अब वह भी जल्दी ही अपना एक बड़ा सा घर खरीद लेगा। चलिए, जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है। इतना कहकर गंगा देवी जाने लगी तो बेटी दामाद ने उनको रोक लिया और बोले, माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो उनका मुख्य मकसद था गंगा देवी के मुंह से यह निकलवाना कि अभय को इतने ज़्यादा पैसे एकाएक कहाँ से मिल गए। तभी गंगा देवी ने बताना शुरू किया, बेटा अगर सब कुछ ठीक रहता तो अभी जो खजाना अभय को मिला है उसमें से कुछ हिस्सा
तुम लोगों को भी जरूर मिलता, लेकिन तुम दोनों ने तो पहले ही काफी बेईमानी कर दी है। तो अभय तो अब किसी भी कीमत पर तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला, और मैं भी किस मुंह से उसे बोलूंगी कि वह तुम लोगों को भी कुछ दे, वरना शायद एक सोने की ईंट मैं तुम्हें भी दिलवा देती। यह सुनकर तो बेटी दामाद हैरान रह गए। सोने की ईंट? लेकिन माँ, भाई को सोने की ईंट कहाँ से मिल गई? आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? हम आपके बेटी दामाद हैं, आपसे गलती हो गई माँ, और हमें उसका पछतावा भी है। लेकिन हमने जो कुछ भी किया था आपके बारे में सोच समझ कर ही किया था। आपने तो हमें पराया ही मान लिया। तो गंगा देवी ने कहा, वो क्या है ना दामाद जी, गांव का घर जर्जर होकर गिर पड़ा था। वहाँ कुछ खास सामान तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहू और बेटे गए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ जरूरी सामान तो नहीं है। पर वहां अंदर जाकर जब उन्होंने गिरे हुए घर का मलबा थोड़ा इधर उधर हटाया, तो उस मलबे में से उन्हें सोने की ईंटें मिली, जो वजन में लगभग 2 किलो से भी ज्यादा है। वो घर बहुत पुराना था, शायद मेरे दादा ससुर जी का बनाया हुआ था। तो हो सकता है उन्होंने अपनी जमा पूंजी को ईंट का स्वरूप देकर उसे घर की दीवारों में लगवा दिया था, जो कोई नहीं जानता था। और आज जब वह घर गिरा तो उसके मलबे में वो सोने की ईंटें भी दबी पड़ी थी। उन्होंने अच्छे से खोजा तो उन्हें इस तरह की 2 सोने की ईंटें मिली, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। तो फिर माँ, उस एक ईंट पर मेरा हक भी तो होगा ना? बिल्कुल बेटी, तुम्हारा हक भी होता, अगर रिश्ते ठीक होते तो। मैं अभय से जिद करके वह एक ईंट तुम्हें दिलवा देती। अगर मैंने वह घर अभय के लिए खरीद लिया होता ना, तो मैं पूरे हक के साथ उससे वह एक ईंट लेकर आपको दे देती कि इस पर मेरी बेटी का बराबर का हक बनता है। पर मैंने खुद ही बेईमानी की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ भी देंगे। इतना कहकर गंगा देवी वहां से चली गई। लेकिन सोने की ईंट, वो भी इतनी भारी, यह सुनकर ही बेटी दामाद हैरान थे और उसकी कीमत का अंदाजा लगा रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब घाटे में अभय नहीं, वे दोनों हैं, और उन्हें किसी भी हालत में सोने की वो ईंट चाहिए ही चाहिए। रुपेश को पता चल चुका था कि अभय अच्छे अच्छे सोसाइटी में काफी बड़े बड़े फ्लैट देख रहा है। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि कुछ भी करके उन्हें ईंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन गंगा देवी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। तो एक दिन स्नेहा अपने पति रुपेश के साथ अपने मायके पहुंच गई, पर उसका भाई अभय उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं ये सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। शायद माँ की फिक्र में पता नहीं क्यों मुझसे वहम हो गया था कि आप और भाभी माँ का ख्याल नहीं रखोगे। रुपेश ने भी कहा, हाँ साले साहब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने गलत किया है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तभी स्नेहा ने भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोली, भाई, बचपन में हम कितना लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इतना थोड़ी ना एक दूसरे से रूठते थे कि एक दूसरे से बातें करनी ही बंद कर दें। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ माँ की फिक्र में किया। लेकिन आप यकीन मानो, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हम तो सारे कागजात लेकर आए हैं, आप बस चलिए। वो घर हमने खाली कर दिया है, हम अभी के अभी वो घर आपके नाम कर देंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब अभय को और क्या चाहिए था? वह भी खुश होकर उनके साथ चला गया और घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। जो थोड़ा बहुत लोन था उसे भी रुपेश ने क्लियर कर दिया था, इसलिए अभय को अब लोन की भी कोई चिंता नहीं थी। एक सप्ताह बाद अभय अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला था, इसलिए गंगा देवी ने अपने बेटी दामाद को फोन करके बुलाया। स्नेहा और रुपेश खुशी खुशी उनके घर गए, इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए एक सोने की ईंट उन्हें भी मिल जाएगी, जिसे बेचकर वे अपना एक आलीशान बंगलो खरीद लेंगे। गंगा देवी अपने बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। तभी अभय ने कहा, दीदी, रिश्तों में कुछ गिले शिकवे हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है और हम लोग आज
उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब पिताजी की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बंट चुकी है। तभी स्नेहा बोली, हाँ वो तो है भाई, अब रिश्ते ठीक हो गए हैं। लेकिन भैया, सारी संपत्ति तो अभी भी नहीं बटी। आपको गांव के घर में सोने की 2 ईंटें मिली हैं, माँ ने मुझे बता दिया है। तो उनमें से एक ईंट पर तो हमारा हक बनता है ना। आप भी हमें हमारा हक वापस कर दो, तो रिश्ते ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमेशा चलते रहेंगे। और हमें पता है आप हमें हमारा हक जरूर देंगे। तभी अभय ने कहा, अरे बिल्कुल, तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। मुझे गांव के घर में जो कुछ भी मिला है उसका आधा हिस्सा मैं हर हाल में तुम्हें दूंगा ही। यह सुनकर स्नेहा और रुपेश दोनों बहुत खुश थे, यह सोचकर कि उन्हें इतनी भारी सोने की ईंट मिलेगी। कितने अमीर हो जाएंगे वे दोनों। तभी अभय ने एक भारी थैला स्नेहा को थमाया, जिसका वजन काफी ज्यादा था। स्नेहा ने जल्दी से थैला वहीं उलट दिया तो थैले से काफी भारी ईंट बाहर गिरी, लेकिन वह ईंट सोने की नहीं, एक सामान्य ईंट थी। तभी अभय बोला, दीदी, उस गांव के घर में मुझे इन टूटे फूटे ईंट पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए गांव के घर की याद में मैं 2 ईंट लेकर आया था। एक मैंने रख ली, अब एक ईंट तुम रख लो। आखिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो है। स्नेहा हैरानी से गंगा देवी की ओर देखने लगी तो गंगा देवी ने आगे बढ़कर कहा, क्यों बेटी, दिमाग भगवान ने सिर्फ तुम दोनों को ही दिया है क्या? बाकी सारी दुनिया बुद्धिहीन है क्या? और तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि एक बार तुमसे इतना बड़ा धोखा खाकर दोबारा मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? जिस दिन तुम दोनों ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था, उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस बार तुम लोग नहीं बल्कि खेल मैं खेलूंगी और अपने बेटे बहू को उनका हक दिलवाकर ही रहूंगी और तुम जैसे साथीरों को सबक सिखाकर रहूंगी। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब। अब निकलो यहाँ से, क्योंकि यह घर भी मेरा है और वह घर मेरे बेटे बहू का है। और अब मैं अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, धोखे की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे बेटे बहू को उसके हक का घर मिल चुका है और यह घर भी मैं उसके नाम पर ही करूंगी और मेरे सारे जेवर भी मेरी बहू को मिलेंगे। शायद तुमने इतनी घटिया हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें अपने आधे जेवर दे देती, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। माँ हूँ इसलिए बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखूंगी। निकल जाओ तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगा, इतना अपमान सहने के बाद, इतना धोखा पाने के बाद मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ कर दूंगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, समय ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया कि जैसे बेटी पर औरतें विश्वास करती हैं, वैसे ही बेटे पर भी विश्वास करना चाहिए। और जैसे बहू को पराया समझती हैं, वैसे ही दामाद को भी समझना चाहिए। कभी उसे अपने बेटे से बढ़कर मत मानिए, जैसे बेटी से बढ़कर बहू को नहीं समझ पाती। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना है। स्नेहा और रुपेश से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अब वे अपनी चाल में खुद ही फंस चुके थे। अभय और रितु उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, भाई बहन का ये प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहता अगर तुम लोगों ने रिश्तों में चालाकी नहीं की होती। लेकिन मेरी तरफ से ये रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था। और धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए हमने दोबारा कुछ दिनों के लिए रिश्तों को सामान्य करने का नाटक किया और अब वह नाटक खत्म हो चुका है। तुम लोग जा सकते हो। यह कहकर अभय ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया तो स्नेहा और रुपेश खाली हाथ मुंह बनाए वहां से निकल गए। अब वे दोनों कर भी क्या सकते थे। गंगा देवी ने उन्हें उनका जवाब अच्छे से दे दिया था। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर बेटा बहू बुरे ही निकले और ये भी जरूरी नहीं कि हर बेटी दामाद अच्छे ही साबित हों। जमाना बदल गया है। आज रिश्तों की पहचान भी वक्त के साथ परखी जाती है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम पर ही रखें, क्योंकि
बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा कोई बेटा या बेटी नहीं, बल्कि आपकी खुद की बचत और समझदारी होती है। हाँ, रिश्तों में प्यार जरूर रखें, लेकिन भरोसा सोच समझकर करें, ताकि सम्मान और सुकून दोनों बरकरार रहें। तो दोस्तों, अब समय के साथ साथ गंगा देवी को अपने पति दयाराम जी की कही एक एक बातें याद आ रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके पति ने उन्हें कितना सचेत किया था कि रिश्तों को संभालना, उन्हें संजोए रखना, उनमें भेदभाव न करना, व्यवहार को व्यवहार जैसे रखना चाहिए। लेकिन गंगा देवी ने अपने पति की बात न मानकर बेटी दामाद के बहकावे में आकर उन्होंने भी वही किया जो उनके सास ससुर ने उनके साथ किया था, और मन ही मन सोचने लगी कि वह कितनी मूर्ख है कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि उनके सास ससुर ने जब उनके साथ सौतेला व्यवहार किया था तब उन्हें कितना बुरा लगा था। लेकिन संगति के असर ने उनकी बुद्धि भी कुछ समय के लिए भ्रष्ट कर दी थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि समय के रहते उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपना बुढ़ापा तो बचाया ही, साथ ही साथ अपने बेटे को इंसाफ भी दिलाया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, माँ बाप का साथ बच्चों के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, गंगा देवी ने अपने बेटी दामाद के साथ जो व्यवहार किया, सही किया या गलत? आप क्या कहना चाहेंगे गंगा देवी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे अभय और रीतू के बारे में? और आप क्या कहना चाहेंगे पायल और रूपेश के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।